तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? आप एक बार नोटबुक देखिए, आपको याद आ जाएगा। आई होप फटाफट याद आएगा आपको। देखिए एक बार देखिए सभी बच्चों, कुछ याद आ रहा है आपको? कम ऑन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से फीचर्स के बारे में हमने बात की थी? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। आपके नोटबुक ने आपने क्या क्या नोट किया है? बताइए जल्दी जल्दी। कम ऑन। खुशबू, निखिल बताइए, निकिता, पूर्वा। growth, reproduction, ability to respond to stimuli, नहीं, metabolism, किसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया? डिटेल में बच्चों, डिटेल में किसके बारे में डिस्कशन किया है? सेलुलर शायद मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कशन किया है ना लास्ट लेक्चर में। yes sir, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म के बारे में आप क्या बता सकते हो मुझे? जल्दी से बताइए। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आपको याद है? कुछ मैंने बात बताई थी एम्फीबोलिक, याद आ रहा है आपको? एम्फीबोलिक रिएक्शन याद आ रहा है? एम्फीबोलिक का मतलब किन बच्चों को पता है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबोलिक रिएक्शन? यस बताइए। the reaction where both process takes place is called antibiotic reaction. यस, जिसके अंदर एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक रिएक्शन। हमने मेटाबॉलिज्म को किस तरह की प्रॉपर्टी मानी थी? एनीवन जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का। मेटाबॉलिज्म ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? ये किस तरह का फीचर है? डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? डिफाइनिंग। व्हाई इट इज डिफाइनिंग? एनीबॉडी? इसको डिफाइनिंग क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। सबसे मेन बात है बच्चों, आप टेक्स्ट बुक जो होता है, हमारा जो टेक्स्ट बुक होता है, चाहे वो सीबीएसई का आप ले लीजिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड का लीजिए, आप उसको लाइन टू लाइन रीड कीजिए, तब आपको जाके, जैसे मैंने लेक्चर लिया इसके बाद तुरंत आप जब घर जाते हो, इफ यू आर नॉट बॉट इट, अगर आपने अभी तक खरीदा नहीं है तो उसको खरीद लीजिए और उसको लाइन टू लाइन बच्चों रीड कीजिए, सो दैट यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, यू विल फाइंड सम डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आपको वो डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको जस्ट हाईलाइट कर लीजिए, उसको नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बारे में कुछ भी पूछना है तो यू कैन सेंड मी ए टेक्स्ट मैसेज, या आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। जो जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन जिन बच्चों ने रिवाइज कर लिया वो कभी भूलते नहीं है। और कैसा रहता है, जो एक हफ्ते में जो पढ़ाया जाता है, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो, तो उसको आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपका वो सब्जेक्ट कभी वीक रह ही नहीं सकता। उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है। आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो बच्चे जो स्कूल में, कॉलेजेस में, लेक्चर्स में, ट्यूशंस में, क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, एक बार रिवाइज का मतलब है जिसमें रिविजन हो, उसको आप बाकायदा एक बार आंखों के नीचे से उसको समझते हैं, जो मैंने पढ़ा है क्या वो मुझे आ रहा है। अगर आप उसको उसी दिन रिवाइज कर लेते हो और 1 से वीक जितना पोर्शन हुआ है उसको आप रिवाइज करते चलते हो,
तो सर्टनली मैं आपको एक एश्योरेंस दे रहा हूँ, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और ऐसे वीक का, फिर ऐसे फोर्टनाइट का, इसका मतलब हर 15 दिन का, ऐसे ही ईच मंथ का आप रिवीजन लेके बैठ जाइए और उसको रिवाइज करते रहिए, तो आप कभी वीक नहीं रहेंगे बच्चों। तो आइए बात करते हैं मेटाबॉलिज्म में। हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक मेटाबॉलिज्म, इट इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म के बारे में हमने बात की थी और कैटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी। एनाबॉलिज्म का मतलब मैंने समझाया था आपको, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, इससे जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब सिंपल मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, सच मॉलिक्यूल, such things are called as, such reactions are called as anabolic reactions, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, where the complex molecules are broken down into simpler one are called as catabolic reactions and the phenomenon is called as catabolism। तो कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना विल बी कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ दैट विल बी कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। ये हमने पिछली बार समझा था। अभी इसी को मैं आगे समझा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझ लीजिए, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए रिएक्शन जैसे हो रही है हमारे बॉडी में, क्या एक टेस्ट ट्यूब के भीतर भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है? इज इट पॉसिबल? सोच के बताइए। अगर हम वही सारे केमिकल जो हमारे बॉडी में हैं, अगर वही सारे केमिकल्स हम लेते हैं, वही सारे केमिकल्स हम लेते हैं, तो क्या ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, क्या ये टेस्ट ट्यूब में संभावना है उनकी, क्या हो सकती हैं? सोचिए जरा, एक बार सोचिए, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म में आप देख रहे हो कि एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है वेयर द सिंपल सब्सटेंसेस कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो क्या इस तरह की रिएक्शंस जो हैं, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं? तो इसका आंसर है बच्चों यस। एनाबॉलिक and catabolic reactions, anabolic and catabolic reactions are possible outside the body, इसका मतलब हो गया कि the reactions which are occurring inside the body of living organism, जीवित जीवों के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी रिएक्शंस बच्चों एक मीडियम के बाहर भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब इट इज पॉसिबल इन टेस्ट ट्यूब। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये लिविंग रिएक्शन तो लिविंग रहेगी। लिसन वेरी केयरफुली, ये रिएक्शन जो होगी, जो इसके अंदर जो कुछ भी रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन विल बी लिविंग, दिस रिएक्शन विल बी लिविंग। इसका मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है, ये लिविंग रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो ये रिएक्शन लिविंग है, लेकिन जो ये कंटेनर, इज इट लिविंग? वेदर दिस कंटेनर इज लिविंग? नो, इट इज नॉट लिविंग, सो इट इज नॉन लिविंग। सो हेंस दिस रिएक्शन which is occurring outside the body, the reaction which is occurring outside the body is not the living reaction, but reaction will be living, but the container is not living। जो टेस्ट ट्यूब है ये लिविंग नहीं है। तो इस बात को समझिए। तो हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग के बारे में हमने बात की कि लिविंग के अंदर ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने देखा कि कचरे का जो ढेर होता है वो भी बढ़ते जाता है, पहाड़ जो होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी मीडियम के मतलब बाहर से किसी मीडियम, नॉन लिविंग मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल के अंदर और सेल के बाहर सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना है। क्या माना है बच्चों? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये
जीवित जीवों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली ऐसी घटना है जो उसको साबित करती है कि वो लिविंग है, वो लिविंग है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर एवरीवन। आगे हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट मस्ट बी रीड, दैट मस्ट बी स्टडीड बाय हार्ट। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी की हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। देखिए ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है आप समझ लीजिए। ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों कि कोई चीज की साइज में बढ़ना, किसी चीज का साइज में बढ़ना जो होता है उसी को हम ग्रोथ मानते हैं। जैसे मैंने आधा मिनट पहले आपसे बात की थी, आपको बताया कि जो ये होते हैं पहाड़ होते हैं, इनमें अगर बाहर से कोई सब्सटेंस आके अक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसकी साइज ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो कचरे का ही ढेर क्यों ना हो, बट इट ग्रोज ग्रेजुअली। और ये हमेशा ग्रोथ दो तरह की होती है। ग्रोथ को समझिए, ग्रोथ हमेशा दो तरह की होती है। एक जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से होने वाली, और दूसरी जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। So growth can be of two types, intrinsic growth and extrinsic growth. Intrinsic growth का मतलब होता है जो अंदर से होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मेरी बात को एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनिए। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है इट इज सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जीवित जीवों की बॉडी में ग्रोथ जो होती है वो हमेशा इंट्रिंसिक होती है, और नॉन लिविंग्स में हमको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने मिलती है। नॉन लिविंग्स में हमको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने मिलती है। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। इसके दो एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके दो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से लर्न करना है हमको। और ये जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना है। पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। इट इज इंक्रीज इन साइज। ये एरो जो मैं दिखा रहा हूं इसका मतलब है इंक्रीज होना, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास। साइज का बढ़ना और उसका ओवरऑल वेट बढ़ना, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज। किसी चीज का इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एक तो उसकी साइज इंक्रीज हुई और दूसरी बात उसका मास इंक्रीज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, जस्ट थिंक सपोज दिस इज वन बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये साइज में ग्रो करेगा। इसके अंदर, जब इसके अंदर का सेल्यूलर कंटेंट जो होता है, इसका मतलब इसका साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर का जो फ्लूइड पार्ट है, ये जब बढ़ेगा तो इसकी साइज मान लीजिए कि थोड़ी सी बढ़कर इस तरह से हो गई। जस्ट इमेजिन, इससे थोड़ी सी ये बड़ी हो गई। अगर ये बड़ी हो गई साइज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाद ये अटेन कर लेता है मैच्योरिटी, और इसके बाद ये डिवीजन शुरू हो जाती है। और ये जो डिवीजन शुरू होती है, इससे दो छोटे छोटे बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो पहले तो इसका मान लीजिए, अभी इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ होगी और इस तरह से बन जाएगा। इसकी साइज और बढ़ेगी और ये मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये मैच्योर हो गया। मैच्योर होना, बढ़ना, इसका मतलब ये फिर डिवीजन के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब फिर ये डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग? तो ये डिवीजन कर जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का मतलब, मैं जो बात समझाने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझिए, तब आपके समझ में आएगी कि कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ग्रोथ हुई तो उसके बाद तुरंत डिवीजन हो जाए।
और इसका नंबर का बढ़ना, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। इसका मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ के मायने क्या होते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो एक पेशीय सजीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा हुआ, इसी को हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं, अमीबा। तो ये सारे जो अमीबा हुए, बैक्टीरिया हुए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। इसका मतलब समझ लीजिए, इनका बढ़ना, इसका मतलब नंबर का बढ़ना। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ेगी वो डिवाइड कर जाएगा, फिर वो जो नया बनेगा उसकी साइज बढ़ेगी, वैसे ही डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमारे जैसी ग्रोथ इनमें नहीं दिखती है। हमारे अंदर ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर सेल्स तो डिवाइड करेगी, लेकिन इसका मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वहां पर साइज बढ़ती जा रही है, उस ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ेगी। आपको पता होगा, बच्चे जो होते हैं ये छोटे से होते हैं एकदम, आपको पता होगा जब ढाई से 3 किलो के दरमियान तक, तो ये 2.5 से 3 या 3.5 किलो काट, तो इसमें क्या वो मैच्योर हो गया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होते रहती एंड ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर। उस समय उसका वजन जो होता है, उसके जो बर्थ वेट है उसके लगभग 3 टाइम, मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है, 15 टाइम्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन, वो कितना भी हो। तो इसका मतलब 3 किलो का बच्चा 45 किलो का हो जाता है, 4 किलो का बच्चा, 3.5 किलो का बच्चा 60 किलो का हो जाता है। तो इतने गुना जब, और उसके बाद हम उसको गिनते हैं, उसको मानते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योरिटी से या रिप्रोडक्शन से ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ग्रोथ हुई वैसे ही मैच्योरिटी आ जाती है और तुरंत डिवाइड कर जाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कि ग्रोथ इज इक्वल टू, ग्रोथ इज सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द है ये, ग्रोथ इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन, प्रजनन का पर्यायवाची शब्द बन जाता है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको समझनी होगी बच्चों। अभी हमारे बारे में अगर हम बात करें या किसी भी अन्य ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो वहां जो है दीज आर डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब साइज का बढ़ना होता है। ग्रोथ का मतलब हुआ साइज का बढ़ना और मास का बढ़ना, लेकिन इट इज डिफरेंट फॉर यूनिसेल्युलर। फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए यहाँ पर, फॉर मल्टीसेल्युलर, बहुपेशीय जो होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, growth equal to turn. What does it mean? इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के समानुपाती या पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि वहां पर क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, साइज में ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करेगी, लेकिन यहां पर नो रिलेशन विथ रिप्रोडक्शन, विथ रिप्रोडक्शन। और ये डिवाइड करके क्या हो जाएगी, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगी बच्चों। जैसे कि मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया, किसी भी छोटे बच्चे का, किसी भी कीटक का, इवन इंसेक्ट का आप एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होगा बच्चों। साइज बढ़ना, वहां नई सेल्स ऐड होते जाएंगी, ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाएगा। वहां देखिए, वहां सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, वो केवल ऑर्गेनिज्म की साइज को बढ़ा।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया नीट का जो नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जाता है कि विच ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ओनली द डिफाइनिंग फीचर। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस समय हमको यही सोचना है कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। अभी और एक एग्जांपल के जरिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे अंदर या किसी भी हमारे जैसे अन्य जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले सेल क्या करेगी। सेल जो है बच्चों ये क्या होता है, मान लीजिए दिस इज स्पर्म, ये हो गया ओवम, ये दोनों, दिस इज फीमेल गैमेट, ये फीमेल की तरफ से आने वाला एग है, ये मेल की तरफ से आने वाला स्पर्म है। ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाता है जाइगोट। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो है इस तरह का होगा। इसका भी न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस दोनों आके फ्यूज हो जाएंगे और एक जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहले 1 से 2 सेल बनेगी, फिर 2 से 4 सेल बनेगी, फिर 4 से 8 सेल बनेगी। ठीक, तो ये जो डिवीजन हो रही है ये भी तो ग्रोथ है, ये भी तो ग्रोथ है। और ये ग्रो करके एक दिन ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर यंग वन को जन्म जाएगा। तो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ग्रोथ तो यहां भी हो रही है, ग्रोथ यहां भी हो रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेल्स बढ़ रही है, इन टर्म्स ऑफ मास बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये बात आपको बड़ी अच्छे से बड़ी गौर से समझनी होगी। मास भी इंक्रीज होगा और साइज भी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा बच्चों, इट इंक्रीजेस मास एज वेल एज साइज इज इंक्रीजेस। किस चीज की साइज, ऑर्गेनिज्म की साइज। अभी तो एक सेल से इतना बड़ा बच्चा 3 साढ़े 3 किलो का जो बच्चा होता है वो बन जाता है। आइए हम बात करते हैं ग्रोथ इन एनिमल्स एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। पौधों में, प्लांट्स में, पेड़ में एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें किस तरह की ग्रोथ होती है इसके बारे में हम एक लाइन लिखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं, अगर आप उनको फीड करते रहिए, फीड करते रहिए, फीड करते रहिए, उनको आप वाटरिंग करते रहिए, तो वो बढ़ते रहेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे, लगातार बढ़ते हैं। लेकिन एनिमल्स के बारे में आपने कभी ओवर साइज लायन देखा है? कभी है कि लायन हाथी के जितना हो गया या हाथी डायनासोर के जितना हो गया? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब एनिमल्स के अंदर डेफिनेट ग्रोथ होती है। एक साइज आने के बाद उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ऑफ में जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन एक साइज आने के बाद उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। लेकिन प्लांट्स दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, आइए लिखते हैं उसको लिखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development in animal is possible। कब तक संभव है? जब तक, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो 18 साल के बाद, आफ्टर 18 ईयर, दैट पर्सन, दैट मेल कैन नॉट ग्रो फर्दर। इसका मतलब इज पॉसिबल अप टू
ए सर्टन एज, कुछ उम्र तक ही पॉसिबल है, अप टू ए सर्टन एज दैट एनिमल ग्रोज, आफ्टर विच इट कैन नॉट ग्रो, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, और इसी को बोलते हैं डेफिनेट ग्रोथ, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। इसका मतलब ग्रोथ जो है एक उम्र है, उस समय तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद आपको, इसका मतलब लाइफ, पूरे लाइफ में ग्रोथ नहीं दिखेगी। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करें, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, growth is continuous and throughout the life, यहां जो ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट ग्रोथ। इनडेफिनेट ग्रोथ, तो ये बेसिक डिफरेंस है एनिमल ग्रोथ का और प्लांट ग्रोथ का। आई थिंक यू मस्ट हैव बीन नोटेड डाउन, आपने डेफिनेटली इसको नोट डाउन किया होगा। सैंड ट्यून्स जो होते हैं, सैंड ट्यून्स, रेत के ढेर जो होते हैं, मेरा दोस्त था, वो राजस्थान में रहता था, तो वो बताता था कभी काल उनका जाना होता था राजस्थान के टर्मिनल जो है, बॉर्डर जो है नहीं, इंडिया की जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर की तरफ उसका जाना आना होता था। ही वॉज इन आर्मी। तो वो बताता था, यार जब हमारी गाड़ी जाती है तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी शहर से हम निकले तो 1-2 किलोमीटर के बाद बड़े बड़े सैंड ट्यून्स मिलते थे, जैसे ढेर मिल जाते थे सैंड से। और आता हूँ, जब जब उधर से आते हैं हम लोग, एक ही दिन में कभी कभी वापसी हो जाती थी, जब वहां से आते हैं तो ये सारे ढेर गायब हो जाते थे, और इतने बड़े बड़े ढेर जो थे सैंड ट्यून्स के गायब हो जाते। और अगले दिन जाते थे तो और कहीं बहुत बड़ा सैंड ड्यून बना हुआ है, बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है। ये जो चेंज होता है ये भी तो ग्रोथ कहा जाएगा, तो ये कंफ्यूज करता है। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। और मान लीजिए कि कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर और सारे सब्सटेंसेस आकर चिपकते चले गए, तो वो पहाड़ी की साइज बढ़ जाएगी। जो इनिशियल साइज थी, जो शुरू में साइज थी, वो साइज में रह जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो करते हैं, लिविंग ही शो करते हैं ऐसी बात नहीं है बच्चों, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। तो उसी बात को हम आइए लिख लेते हैं। तो और ग्रोथ एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। देखिए, इन लिविंग, इधर हम एक तरफ लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग में जो ग्रोथ होती है बच्चों, ग्रोथ इन लिविंग इज इरिवर्सिबल। एक बार हो गई वो हो गई, उसके बाद वो वापस नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया आपको, सैंड ट्यून्स जो होते हैं तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे या इवन आफ्टर फ्यू आवर्स आप वहां देखेंगे कोई सैंड ट्यून्स है भी नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी साफ भी हो जाती है। तो अगर यही बात हम नॉन लिविंग के बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज रिवर्सिबल। छोटी भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो नॉन लिविंग के बारे में मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, एक बार हो गई होगी। कभी आपने सुना है कोई 6 फुट का आदमी था बाद में 3 फुट का हो गया? कभी पॉसिबल नहीं। आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ 25 फुट हाइट का हो गया, उसके बाद फिर वो 10 फुट का हो गया। इज इट पॉसिबल? नो। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बार जो ग्रोथ हो गई वो हो गई, उसके बाद वो नीचे नहीं रहती, वो स्टेबल रहती। दूसरी बात हमको समझनी होगी,
no new substances are added on body। ऐसा कभी आपने सुना किसी ने 4-5 समोसे खा लिए और उसका बहुत बड़ी बॉडी, बाहर से सब समोसे चिपक गए और सारे समोसे बाहर से दिखने लगे? नॉट पॉसिबल। लेकिन जो नॉन लिविंग है इसके बारे में ऐसा होता है। तो नॉन लिविंग के बारे में substances added from outer surface, और यहां जो ग्रोथ हो रही है इट इज ऑलवेज इंट्रिंसिक। साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म increases from inside। और यही हम लिख सकते हैं increases from outside। I hope you got it। अब आपके समझ में आ गया। तो ये ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कशन किया बच्चों, और हमने एक बात और समझ ली कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग। आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। आइए हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। आपको क्या लगता है रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं? सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। व्हाट इज ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बारे में आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, बताइए। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे यंगवन का निर्माण करना, प्रजनन करना। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसी को हम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम ब्रॉडली बोलने जाएं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ऑफस्प्रिंग। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और इसी को बायोलॉजी में प्रोजेनी भी बोलते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, इसी को रिप्रोडक्शन मानते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, इट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। जैसे ग्रोथ के बारे में हमने बात की, टेबल की साइज बढ़ती है क्या? ये बोर्ड है, इसकी साइज बढ़ेगी क्या कभी? जैसे वो पॉसिबल नहीं है। वैसे आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक चेयर से 2 चेयर बन गई, एक कंप्यूटर से एक लैपटॉप से 2 लैपटॉप बन गए। इट इज पॉसिबल? कभी नहीं पॉसिबल है दोस्तों। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलेगी और कहीं नहीं देखने मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो? व्हाट डज इट मीन? बट इसके बारे में हम स्टार करके लिखते हैं, इट इज नॉट defining property of living organism। क्यों इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते? बात को समझिए, आपको तुरंत ध्यान दिया जाए। आप सोचिए कि एक हस्बैंड वाइफ है और उनकी शादी हुए 20 साल हो गए। हस्बैंड वाइफ है, शादी होकर 20 साल हो गए, और 20 सालों में उनको अगर बच्चा नहीं पैदा हुआ तो क्या आप उनको बोलेंगे मान लेंगे? तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे कैसे देखते हैं? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल
कपल्स का मतलब होता है जोड़ी। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, पति पत्नी हैं, सालों से साथ रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं हुए, तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग। सेकंड एग्जांपल कैन बी गिवन, म्यूज जो होते हैं खच्चर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ म्यूज? अगर पता नहीं होगा तो आपको मैं बता रहा हूं। मेल, देखिए नेचर ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, अगर आपको समझना है तो मैं आगे जब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, ये दोनों के, मेल डोंकी का स्पर्म होगा और फीमेल हॉर्स का एग होगा। ये दोनों को जब हम फ्यूज कराते हैं तो एक तीसरे तरह का एनिमल का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूल, जिसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूल। ये जो म्यूल होता है, आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। ये जो म्यूल्स होते हैं इनको मराठी में खेचर बोलते हैं, खेचर, और हिंदी में खच्चर बोलते हैं। हिंदी में खच्चर कहा जाता है। जो खच्चर होते हैं बच्चों, ये आर्मी वाले लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सामान ढोते हैं बच्चों, इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, इनसे कोई, ये म्यूल से कोई नया म्यूल नहीं बनता। इसको जब भी बनाना होता है तो यही प्रोसेस से जाना पड़ता है कि मेल डोंकी का आपको स्पर्म यूज करना होगा और फीमेल हॉर्स का आपको एग यूज करना होगा। ये दोनों जब मिल जाएंगे तभी म्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये म्यूल्स आर ऑलवेज स्टेराइल, इनको कभी भी इनसे नया म्यूल नहीं बनता है। स्टेराइल का मतलब जिनको बाल बच्चे नहीं होते, ये हमेशा इनफर्टाइल ही होते हैं। तो म्यूल्स के बारे में बात की। अगला एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि वर्कर बीज। वर्कर बीज के बारे में आपने सुना होगा। आपको पता होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते के अंदर एक तो क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, और दूसरी जो मक्खियां होती है उनको वर्कर बीज बोलती हैं, जो नेक्टर को जो मधु होता है, यानी जो शहद होता है, उसके ड्रॉप्स को फूलों पर जाकर वो इकट्ठा करती है और उसको ला के इस छत्ते के अंदर डालती है, उसी को हम हनी बोलते हैं। तो ये हनी बीज हैं, ये हनी बीज में एक वर्कर बीज आती है और एक क्वीन बी आती है। जो वर्कर बीज होती है, दीज आर ऑलवेज स्टेराइल, इनसे कोई बच्चे नहीं होते बच्चों, ये केवल काम करने के लिए ही होती। इनको ऐसा कोई सेक्स ऑर्गन ही नहीं होता है, इनसे कोई नई बीज नहीं बनती। तो इसमें हमको ये बात समझना है बच्चों कि ये तो सारे लिविंग है, क्या आप बीज को नॉन लिविंग बोल सकते हो? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स तो हैं लेकिन एक्सेप्शन भी है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू राइट डाउन। ये बात आपको समझनी होगी। तो लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉन लिविंग नहीं होता। ये बात हमको समझनी होगी बच्चों। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभी हम रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करना चाहें तो हम रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बात चली है रिप्रोडक्शन की तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात भी कर लेते हैं। आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने इसके लोअर क्लासेस में जब आप थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, और जो दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या खास बात है दोनों में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कुछ डिफरेंसेस आइए हम तुरंत लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसके बारे में आपको कुछ जानकारियां इसके पहले से भी होंगी, लेकिन ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बड़े सुंदर इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। इसके बहुत सारे टाइप्स है, मेनी टाइप्स है इसके, मेनी टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाइनरी फिजन, द्विखंडन जिसको हिंदी में कहा जाता है, बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है। क्या होता है एक एक करके हम समझेंगे। रीजनरेशन होता है, और आपने देखा होगा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, उसके बाद ट्रू रीजनरेशन, दिस इज ट्रू रीजनरेशन, और एक आता है ओव्यूलेशन। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। सबसे मेन बात है कि इसमें 2 पेरेंट नहीं इन्वॉल्व, ये सिंगल पेरेंटल है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी पेरेंटल। एक पेरेंट से ही अगली जो संतान है, अगला जो बच्चा है, वो एक पेरेंट से आ जाए, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल, उससे अगली पीढ़ी आ जाती है। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो उसमें मेल और फीमेल की कोई बात ही नहीं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बन जाता है। बाइनरी फिजन में जैसे एक सेल से 2 सेल बनने की बात है। बडिंग में आपने सुना होगा, हाइड्रा के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हाइड्रा होता है, बच्चों, इस हाइड्रा के अंदर इसके बाहरी सरफेस पर एक बड़ आता है, और इसके बाद फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता है। जब इसका वजन बढ़ जाता है तो ये इससे सेपरेट हो जाता है और एक सेपरेट हाइड्रा बन जाता है। इस तरह को हम बोलते हैं बडिंग, और बडिंग हमें ईस्ट में भी दिखाई देती है। तो इस तरह का जो है, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ मेनी टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज, हमेशा हमेशा ध्यान रखना एक बात का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी यूनिपेरेंटल नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय पेरेंटल। इसका मतलब 2 पेरेंट्स के अंदर बच्चों इन्वॉल्व होंगे, मेल और एक मेल पेरेंट रहेगा और एक फीमेल पेरेंट। इसका मतलब 1 पेरेंट विल बी मेल। देखो मेल का ये सिंबल होता है, इसलिए मैं अभी आज लिख दे रहा हूं। इसका मतलब मेल, और दूसरा जो होता है एंड अनदर विल बी फीमेल, अनदर विल बी फीमेल। तो बाय पेरेंटल होता है। इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। हमको पता है मेल का गैमेट जो होता है, उसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो इस तरह से होता है, दिस इज स्पर्म। और फीमेल का गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म बच्चों, और फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवा या ओवम। ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? जायगोट। और इस जायगोट से फिर यंग वन जो होता है उसका बर्थ होता है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट के बिना ये नहीं होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स अलग अलग गैमेट्स देते हैं। दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद जो रिजल्टेंट बनता है, जो रिजल्टेंट सेल बनती है, उसको हम बोलते हैं जायगोट। So is it clear for everyone? I hope it must be clear. अभी इसको हम और डिफाइन करना चाहें तो इसके अंदर नो मियोसिस ऑकर। अभी मियोसिस के बारे में आपको पता है? बताइए, कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट दिस मियोसिस? जिन बच्चों को मियोसिस के बारे में पता है प्लीज लेट मी नो, बताइए मुझे। रोहन है कि? यस रोहन है। रोहन, नेहल, चैतन्य, क्या बता सकते हो बच्चे? मियोसिस के बारे में कुछ पता है? Which type of cell division is this? मियोसिस से सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों की एक सेल से 4 सेल बन जाना, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये सेल अगर 2n है तो ये सारी n बन जाए, इसी को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शनल डिवीजन। ये सेल डिवीजन तो होती है,
लेकिन ये किस तरह के होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, मियोसिस नहीं होता है यहाँ, केवल ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। हम जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओनली इक्वेशनल डिवीजन होती है। यहाँ पर अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ मियोसिस टेक्स है, यहाँ मियोसिस होता है। बिना मियोसिस के गैमेट्स नहीं बनते हैं। स्पर्म और ओवम को ही हम गैमेट्स बोलते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट्स? तो स्पर्म एंड ओवम आर कॉल्ड एज गैमेट्स। ये बात ध्यान में रखनी है, हमको समझना है। आई होप हमको रिप्रोडक्शन ठीक से समझ में आ गया हो। अभी इसके अंदर मैं फिर लिख रहा हूं वही पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं और भी ऐड कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने एक बात बताई थी, जो मैंने शुरू में देखी थी, आपको याद हो, मैंने बताया आपको कि यूनिपैरेंटल होता है, मतलब एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब एक ही माता या पिता, फादर या मदर, उसी से ये आगे पीढ़ी चलती जाएगी। एक ही, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से अगर अगला ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, क्लोन्स फॉर्म होते हैं। क्लोन्स आर फॉर्म, आपने क्लोन्स सुने होंगे, क्लोनिंग आपने सुना होगा। क्लोन्स आर फॉर्म, क्लोन का मतलब होता है जो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्टली सिमिलर लाइक पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का अगर आप देखेंगे, पेरेंट बैक्टीरिया को और डॉटर बैक्टीरिया को अगर आप देखेंगे और मिलाएंगे, एग्जैक्टली सिमिलर, साइज, शेप एक जैसा होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व और एक ही पेरेंट से बन रहा है। हाइड्रा को आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर होगा, जहां यूनिपेरेंटल होगा वो एकदम क्लोन जैसा होगा, बिल्कुल ट्रू कॉपी होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ बच्चों, यहाँ चेंज दिखता है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट exactly similar to their either parent। एग्जैक्टली अपने पिता जैसा या अपनी माता जैसा ये नहीं होता है। क्यों? इसका कारण बच्चों मैंने यहाँ लिखा है। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, बात को समझिए। मियोसिस में क्या होता है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मियोसिस में एक स्टेप आती है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, मैं दूसरे कलर का क्रोमोसोम बना रहा हूँ, सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मान लीजिए कि फीमेल पेरेंट से आया है और एक क्रोमोसोम जो है ये मेल पेरेंट से आया है, ये मेल पेरेंट से आया है। ये जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनमें होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर होता है। बात को समझिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे नहीं होते। ये बच्चों, ये आधा हिस्सा ये छोड़ है, ये इस तरह से हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। बात को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझेगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हुआ? इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जो है टूट कर इधर चला गया और इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा टूट कर इस तरफ आ गया। आप देख
देख रहे हैं इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जो बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है, और यही क्रॉसिंग ओवर वजह है कि जिसकी वजह से हम वी आर नॉट एज लाइक और एज सिमिलर एज आवर पेरेंट्स। तो सिमिलैरिटी जो नहीं है, यहाँ पर हम ये बात लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर in meiosis we are not clones of our parents. हम अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होते, यही वजह है ये क्रॉसिंग ओवर का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन उत्क्रांति आपको पता होगा, अगर आपने मराठी वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। उत्क्रांति का मतलब होता है या तो आगे बढ़ने वाला चेंज या कम होने वाला चेंज। इसका मतलब या तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा या रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा, या तो आगे बढ़ने वाला इवोल्यूशन होगा या पीछे जाने वाला इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्क्रांति। तो उत्क्रांति के दृष्टि से, उत्क्रांति के एंगल से अगर हम सोचें तो क्या ये इवोल्यूशन में पॉसिबल है? इवोल्यूशन इनके अंदर कोई तरह का इवोल्यूशन, किसी तरह का इवोल्यूशन पॉसिबल है? तो इसका जवाब नहीं है बच्चों। इनके अंदर बहुत ज्यादा आप परिवर्तन नहीं देखेंगे। उत्क्रांति का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन, चेंज आपको इनके अंदर नहीं देखने मिलेगा, इनके अंदर हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इवोल्यूशन के एंगल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच बेटर। तो इसको हम लिख लेते हैं, आइए बात करते हैं। इवोल्यूशन is mostly seen and found in sexually reproducing organisms. Sexually reproducing organisms. और यहाँ पर evolutionary less important। इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज हमको देखने नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन को फेवर नहीं करता है, जबकि ये जो है ये फेवर करता है। ये फेवर करता है। फेवर मतलब ये इवोल्यूशन को बोलता है कि यस आई एम रेडी टू चेंज, जैसा भी परिवर्तन। इसलिए तो आप अपने माता और पिता से ज्यादा स्मार्ट हैं, आप अपने माता और पिता से ज्यादा बुद्धिमान हैं। वाई? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा कि पीढ़ियां बदलते जा रही हैं। आप अपने दादा को आप आज का मोबाइल दे दीजिए, वो जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज का छोटा बच्चा जो है, 3-4 साल का बच्चा है, बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। मेरा समय की तरफ ध्यान नहीं था, सॉरी फॉर टेकिंग योर 5 minutes मोर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। विल डिस्कस few more things and we will discuss this chapter once again in detail. Till then, goodbye, take care, bye.